सबसे पहले बात कोरोना संकट की। नए केस भले ही काबू में होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े देश को क्यों डरा रहे हैं? सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से वैक्सीन पर क्या दावा किया गया? कोरोना से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में कोरोना से मौत के भयावह आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महामारी से रिकॉर्ड 4,525 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 1,291 मौतें महाराष्ट्र में हुई, जबकि कर्नाटक में भी 525 लोगों की जिंदगी कोरोना महामारी ने छीन ली। वहीं तमिलनाडु में एक दिन में 364 की जान चली गई। कोरोना के नए केस एक दिन पहले के मुकाबले थोड़े बड़े हैं, लेकिन मामला नियंत्रण में है। 24 घंटे में देश में कुल 2,66,966 नए मामले सामने आए हैं। 3,89,431 लोग एक दिन में रिकवर भी हुए हैं। रिकवरी लगातार बढ़ने की वजह से एक्टिव केस घटकर 32,21,000 के पास पहुंच गए हैं। यूपी और दिल्ली में कोरोना लगातार कंट्रोल में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 8,673 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली में 4,482। हालांकि दोनों ही प्रदेशों को मौत के आंकड़ों को काबू करने में कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। यूपी में 24 घंटे में 255 तो दिल्ली में 265 की जान चली गई। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन बच्चों के लिए खतरनाक सिंगापुर वेरिएंट की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। कोरोना की तीसरी लहर में सिंगापुर वेरिएंट के एक्टिव होने की आशंकाओं ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा रखी है। इस वेरिएंट पर काबू पाने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। कोरोना का यह वेरिएंट बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि 2 से 18 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन का फेज 2 और 3 का ट्रायल अगले 10 से 12 दिनों में शुरू होगा। पॉल ने कहा है कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है। भारत में अभी 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लग रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि सर्वे में यह साफ हुआ है कि बच्चों में भी कोविड-19 का संक्रमण होता है। हालांकि उम्र कम होने पर यह एसिम्प्टोमेटिक होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, संक्रमण के लक्षण दिखते हैं। पॉल ने कहा कि इसके कम चांस है कि बच्चों में यह संक्रमण गंभीर हो। पॉल ने कहा है कि कोवैक्सीन को बच्चों में ट्रायल की परमिशन दी गई है और अगले 10 से 12 दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। दूसरे देशों को कोवैक्सीन देने के मौजूदा राजनीतिक विवाद पर सीरम इंस्टीट्यूट ने सफाई दी है। सीरम ने कहा है कि हमने भारतीयों की कीमत पर वैक्सीन का निर्यात नहीं किया। कंपनी का कहना है कि भारत सरकार ने इस दौरान जहां भी संभव हुआ वहां समर्थन दिया। हमने वैश्विक गठबंधनों के हिस्से के रूप में कोवैक्स के प्रति हमारी प्रतिबद्धता थी, ताकि वे महामारी को समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर टीकों का वितरण कर सके। सीरम ने कहा है कि एक महत्वपूर्ण बात लोग महसूस नहीं कर रहे। हम दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2 से 3 महीने के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कई चुनौतियां शामिल हैं। पूरी दुनिया की आबादी को पूरी तरह से टीका लगने में 2 से 3 साल लगेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कहना है कि उसने 200 मिलियन से अधिक खुराकें वितरित की हैं। कंपनी का कहना है कि यदि हम उत्पादित और वितरित कुल खुराकों को देखें तो हम दुनिया में शीर्ष 3 कोरोना वैक्सीन कंपनियों में शुमार हैं। कंपनियों का कहना है कि देश में टीकाकरण अभियान के लिए कंपनी जो कुछ भी कर सकती है, करने के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ में क्यों फैल रहा है ब्लैक फंगस? क्या कोविड मरीजों के उपचार में कोई कमी रह गई? थर्ड वेव के लिए क्या कर रहा है यूपी? गांव के लोगों को कब राहत मिल पाएगी? देखिए टॉप 9 कोरोना अलर्ट। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। केजीएमयू में ब्लैक फंगस के 34 मरीज भर्ती हुए हैं। इनमें 6 मरीजों का सफल ऑपरेशन हो चुका है। हालांकि 4 रोगियों को बचाया नहीं जा सका। उधर ब्लैक फंगस मामले पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में इसके लिए वार्ड तैयार कर दिए गए हैं। हरियाणा में अब तक 115 ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं। यूपी में तीसरी वेव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य के मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को अस्पताल में नियुक्त किया जा रहा है। इसी क्रम में इरा मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को बाकायदा कोरोना वार्ड में ट्रेनिंग देने का काम किया गया। राज्य में 45 मेडिकल कॉलेजों के 7,000 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को अलग अलग अस्पतालों में कोविड वार्ड में तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के गांव में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है, लेकिन मेडिकल सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। जम्मू के बॉर्डर से सटे अखनूर के मट्टू गांव के हेल्थ सब सेंटर की जर्जर हालत और स्टाफ की कमी के चलते गांव वालों को महामारी के इस दौर में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि गांव में कोरोना के केस लगातार आ रहे हैं।
हरियाणा के गृह मंत्री के फर्जी ट्वीट के जरिए लॉकडाउन बढ़ाने की अफवाह फैलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर शेयर फर्जी ट्वीट में दावा किया गया था कि हरियाणा में लॉकडाउन की अवधि 20 मई तक बढ़ा दी गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार को वैक्सीन देने में कोई रुकावट नहीं है, मगर तेलंगाना सरकार उसे स्टॉक कर रही है और इसके पीछे वजह भी बताई जा रही है। रेड्डी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा कर रही है। तेलंगाना सरकार के पास हर दिन वैक्सीन पहुंच रही है। गुजरात में आज वैक्सीनेशन का काम बंद रखा गया है। ऐसा तूफान ताउते को देखते हुए किया गया है। मुख्यमंत्री दफ्तर से कहा गया है कि लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह फैसला किया गया है। 20 मई यानी कल से वैक्सीनेशन का काम फिर से शुरू होगा। हरियाणा के यमुनानगर के सारण में 1 माह में 15 मौतों से गांव में दहशत का माहौल है। रादौर के विधायक सहित उनके परिवार के 6 लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं और वे खुद स्वास्थ्य विभाग पर गांव की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग गांव में होने वाली मौतों को कोरोना से होने वाली मौत मानने के लिए तैयार नहीं है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में कथित कोरोना की दवा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां इस दवा के लिए पिछले कुछ दिनों से हर दिन धक्का मुक्की चल रही है। रोज यूं ही दवा लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जिसपे ज्यादातर कोरोना से संक्रमित बताए जाते हैं। यहाँ कोई आयुर्वेदिक दवा दी जाती है जो दावा किया जाता है कि इससे संक्रमण ठीक हो जाता है। कथित टूलकिट मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने आरोपों को झूठा करार दिया है और संबित पात्रा और जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। पार्टी ने कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट का रुख किया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि एक टूलकिट के जरिए वह इस मुश्किल समय में पीएम को बदनाम करने की साजिश रच रही है। रिकवरी रेट बढ़ने से कोरोना के तेवर कैसे ढीले पड़े हैं, गरीबों के लिए क्या कर रही है केजरीवाल सरकार, ओडिशा और गुजरात में कितनी बढ़ी लॉकडाउन की अवधि, कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए टॉप 9 हारेगा कोरोना। देश में कोरोना से रिकवरी की दर 85.6% हो गई है। वहीं 199 जिलों में केस अब पहले के मुकाबले कम मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से दी गई जानकारी में कहा गया है कि पूरे देश की आबादी का 1.8% हिस्सा अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। राहत की खबर ये भी है कि अब केवल 8 राज्यों में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में लगातार गिरावट आ रही है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट अब 6.89% तक गिर चुका है। यह 7 अप्रैल के बाद न्यूनतम है। 24 घंटों में कोरोना के 4,482 नए केस आए हैं, जबकि 265 की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या अपने मैक्सिमम स्तर से लगभग आधी हो गई है। एक समय करीब 1 लाख एक्टिव मामले दिल्ली में हो गए थे, जो फिलहाल 50,000 के करीब हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर राशन कार्डधारी को 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अगर वो बताएंगे कि उन्हें राशन कार्ड की जरूरत है तो उन्हें भी राशन मुफ्त दिया जाएगा। दिल्ली सरकार हर उस परिवार को 50,000 की राशि देगी जिसके परिवार में किसी की भी कोरोना से मौत हुई है। केजरीवाल ने कहा है कि जिस परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई है, उस परिवार को 50,000 मुआवजे के साथ साथ 2,500 रुपए महीना पेंशन भी दिया जाएगा। साथ ही ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप दोनों की मौत हो गई है, उन बच्चों को 25 साल उम्र तक हर महीने 2,500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा ऐसे बच्चों की शिक्षा का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। आप विधायक आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली में 18 से 44 उम्र वालों के लिए कोविशील्ड की वैक्सीन केवल 3 दिनों के लिए ही बची है। ऐसे में सरकार को अगले सप्ताह से टीकाकरण रोकना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से ज्यादा वैक्सीन की मांग कर रही है और साथ ही विदेशों में वैक्सीन भेजने पर सवाल उठा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब के तकरीबन हर जिले में वैक्सीन की कमी देखी जा रही है। हालात ये हैं कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसे बीच में ही रोकना पड़ा है और अभी सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जिनके सेकेंड डोज का वक्त नजदीक आ चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में 1 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। सरकार ने कहा कि वीकेंड के दौरान लॉकडाउन में अब ज्यादा सख्ती होगी। उधर गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में 21 मई तक कर्फ्यू जारी रखने का भी फैसला किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्त हुई नर्सों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। शिवराज ने नर्सों से कहा कि आपका और आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, साथ ही आपको पीड़ित लोगों की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है।
गाजियाबाद प्रशासन ने नई पहल की है। इसके अंतर्गत कोविड के कारण जिन परिवारों ने अपना मुखिया खोया है, उनके बीमा क्लेम बाकी तमाम चीजों को पटरी पर लाने में सरकार परिवार की मदद करेगी। इनमें मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कराना, बैंकों के काम, अगर नौकरी थी तो उससे जुड़े सेटलमेंट आदि के लिए एक नया नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात और दीव का करेंगे हवाई दौरा। ताउते कैसे तबाही मचाने के बाद कमजोर पड़ा, क्या है दिल्ली एनसीआर में ताउते का असर? चक्रवाती तूफान से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 तबाही का ताउते। प्रधानमंत्री मोदी आज साइक्लोन ताउते से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुजरात और दीव का दौरा करेंगे। पीएम तूफान से बुरी तरह से प्रभावित हुए राज्यों के कई इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। हवाई सर्वे के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद में समीक्षा बैठक करेंगे। ताउते तूफान की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात और दीव में भी भारी नुकसान हुआ है। ताउते साइक्लोन भारी तबाही मचाने के बाद कमजोर पड़ रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से मंगलवार शाम को कहा गया कि चक्रवाती तूफान गुजरात के ऊपर से गुजर गया है। आईएमडी ने कहा है कि इनके 3 घंटे के भीतर कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदलने के आसार हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान ताउते का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री के करीब रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान ताउते के असर की वजह से मंगलवार रात से कल दोपहर तक बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। नोएडा, गाजियाबाद में मंगलवार को बूंदाबांदी हुई। भीषण साइक्लोन ताउते के गुजरात के सौराष्ट्र तट से टकराने के बाद 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। इससे पहले चक्रवात के कारण मुंबई में भारी वर्षा हुई और गुजरात में 2 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से बात की और हालात का जायजा लिया। मुंबई तट से साइक्लोन के टकराने के बाद गहरे समुद्र में तेल रिंग और बार्ज में फंस गए 500 से ज्यादा लोगों को निकालने के लिए सोमवार को नौसेना के जहाज, टग बोट और बचाव जहाज लगाए गए थे। मुंबई के पास अरब सागर में बहते हुए बार्ज P305 पर सवार कुल 182 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि करीब 93 लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच गैल कंस्ट्रक्टर और SS3 में सवार 339 लोगों को भी बचाया गया है। भारतीय नौसेना ने ताउते चक्रवात के कारण मुंबई के निकट अरब सागर में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाया। नेवी ने कहा कि खराब मौसम से जूझते हुए नेवी और कोस्ट गार्ड ने कहा कि अब तक 2 जहाजों पर सवार करीब 314 लोगों को बचाया गया। नेवी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को 4 दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण खोज और बचाव अभियान करार दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि ताउते तूफान की वजह से तेज हवाओं की वजह से 40,000 पेड़ गिर गए और 16,500 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। 2400 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है। राज्य में 7 लोगों की मौत हुई है। तूफान की वजह से बने हालात को देखते हुए राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक अब 20 मई से दोबारा टीके लगने शुरू होंगे। ताउते तूफान की वजह से पिछले 3 दिन में 5 राज्यों में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 11 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। तूफान से महाराष्ट्र में 6,349 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। इससे पहले सोमवार और रविवार को तूफान की वजह से कर्नाटक के अलग अलग जिलों में 5 लोगों की मौत हुई थी। वहीं गोवा और तमिलनाडु में 2 लोगों की जान चली गई थी। ताउते तूफान ने मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया को सुरक्षा देने वाली दीवारों को भी नुकसान पहुंचाया है और पास में लगे कुछ बेसॉल्ट पत्थर भी तूफान की वजह से उखड़ गए। हालांकि तूफान की वजह से इस ऐतिहासिक इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन इसके पास का फुटपाथ धंस गया है। तूफान में समुद्र में उठी ऊंची ऊंची लहरें अपने साथ कचरे का अंबार लेकर आईं, जो वह इस ऐतिहासिक स्थल पर छोड़ गयी, जिसकी बाद में सफाई कराई गयी। नारदा केस में आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। कहां से बरामद हुई 12,000 जेलेटिन छड़े और डेटोनेटर और इजराइल के गाजा पर हमले में कई इमारतें धराशायी हुई। देश विदेश की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश विदेश। पश्चिम बंगाल के नारदा स्टिंग केस में आज कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में कांग्रेस एमपी और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, आरोपी मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी का पक्ष रखेंगे। इन नेताओं की हिरासत भी आज खत्म हो रही है। सोमवार को सीबीआई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने सभी की जमानत खारिज कर सभी को सीबीआई हिरासत में भेज दिया था।
राजस्थान में लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे सचिन पायलट खेमे से जुड़े पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे की खबर से प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा एकाएक गर्मा गया है। महाराष्ट्र के ठाणे से जिलेटिन की 12,000 छड़ों से भरे 63 बक्से और 3,008 डिटोनेटर से भरे 4 बक्से बरामद किए गए। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक ठाणे पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक खुफिया सूचना के आधार पर एक बिल्डर के ऑफिस से बरामद किया है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि जिलेटिन की ये छड़े और डिटोनेटर क्यों मंगाए गए थे। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में जूनियर पहलवान सागर की हत्या मामले में आरोपी ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। फरार चल रहे ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। इसके साथ ही उनके पीए अजय की सूचना देने पर भी 50,000 रुपए का इनाम है। सुशील और अजय के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के कोटखाई गांव में बच्चों को पढ़ाई के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ बच्चे पहाड़ की चोटी पर जाकर पढ़ाई करते हैं। मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलने से ऑनलाइन कक्षाओं के लिए बच्चे पहाड़ी पर जाने को मजबूर हैं। ऐसे में सरकारी दावों की पोल खुल रही है। बीएसएफ ने मंगलवार देर रात जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शख्स का बयान इलाज के बाद ही लिया जा सकेगा। इजराइल का गाजा पर हवाई हमला जारी है। इजराइल के ताजा हमले से कई इमारतों को धराशायी कर दिया गया है। इस बार की एजुकेशन सेंटर भी इजराइल के बमों का निशाना बने। वहीं हवाई हमले में गाजा की एकमात्र कोरोना टेस्टिंग लैब तबाह हो गई, जिससे लैब में काम बंद हो गया है। इससे कोरोना के खिलाफ फिलिस्तीनी की लड़ाई कमजोर हो गई है। गाजा में हो रहे हमलों को लेकर तुर्की ने अमेरिका और ऑस्ट्रिया के खिलाफ हमला बोला है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ खून से सने हैं। एर्दोआन ने अपनी सरकार की कैबिनेट बैठक के दौरान बाइडेन पर जमकर निशाना साधा और इजराइल को हथियार बेचने को लेकर अमेरिका की आलोचना की। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हैथ जेरिम एयरफोर्स बेस का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने इजराइल डिफेंस फोर्सेस के दक्षिणी कमांडर हेडक्वार्टर में हालात का जायजा लिया। दूसरी ओर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा मकसद हमास के आतंकियों और उनके ठिकानों को तबाह करना है। हमने कभी भी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।